नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम स्पेशल चैनल पे। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने। इंडियन पॉलिटी लेके भारतीय संविधान के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार हम भारतीय संविधान के इतिहास क्रम के बारे में, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, किस प्रकार से संविधान को पूर्ण किया गया, संविधान को कब अपनाया गया, भारतीय संविधान के क्या स्रोत रहे, उन सभी बातों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में और भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हासिल करेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है दोस्तों? मैं और हमारी पूरी टीम, यानी हम सभी लोग मिलकर के, यानी अनअकैडमी मिलकर के राजस्थान के लिए एक स्पेशल हमने ये चैनल लॉन्च किया है, जहां पे हम राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाने वाले हैं। हम तैयार हैं आपके स्टडी रूम तक आने के लिए, आपके लैपटॉप के थ्रू, आपके मोबाइल के थ्रू, और आपकी वो हर संभव मदद करने के लिए जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो उसी के लिए मैं पंकज शर्मा, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका कोच फॉर आरपीएससी एग्जाम्स with 3 years of experience in Indian polity, history and current affairs, expert in exam planning and strategy, and mentored 3000 plus students like you. तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम में। अब हम आपकी तरफ कदम आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन आपकी पूरी मदद तभी हो पाएगी जब आप सभी एक कदम हमारी तरफ आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड कवर फुल सिलेबस। पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए कवर कराया जाएगा। डायरेक्ट लाइव क्लासेस, फेस टू फेस, ऑन टाइम हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को दूर करने का कार्य हम करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो एक कदम आपको आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है, उसके लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे। साथ ही साथ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पूरे वीकली, यानी पूरे सप्ताह जो आपने पढ़ाई करी है हमारे साथ में, उसके ऊपर आपके लिए एग्जाम लॉन्च किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्विज बनाई जाएगी, प्रश्नोत्तरी आपके लिए बनाई जाएगी। सभी प्लस कोर्सेज में आपके लिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होगी। जो भी डाउट्स आपके रह गए हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट के डाउट्स आपके दूर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको सारा जो सिलेबस है, उसका जो मेन कंटेंट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, वो है सही मार्गदर्शन। ये बात मैं आपको अपने अनुभवों के साथ बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो कंपटीशन लेवल है, जो कट थ्रोट कंपटीशन आप देख रहे हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा आप देख रहे हैं, इस प्रतिस्पर्धा में देखिए मेहनत तो जरूरी होती ही है जीवन में, भाग्य की भी आवश्यकता पड़ेगी, एक अच्छे लक की, लेकिन मेहनत, लक, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सही गाइडेंस। देखिए, एक फेमस ऑथर ने कहा है कि व्हाट इज लक, व्हाट इज गुड लक। तो गुड लक क्या है? आपके लक का, आपको जो सही अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आपके पास अभी प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी है, अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप सक्सेस में बदल दे तो वही आपका लक है। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी क्या है? आरएएस एग्जाम, अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फ्रॉम आरपीएससी, जिन भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए इस पूरे राज्य में
जो भी भयंकर ये कंपटीशन हम देख रहे हैं, इतना टफ कंपटीशन है, इस कंपटीशन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सही मार्गदर्शन, गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, सक्सेसफुल गाइडेंस। तो वो गाइडेंस आपको मिलेगा अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डालना पड़ेगा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, जैसे यहाँ राहुल ने रजिस्टर कर रखा है, आपको प्लस ऑप्शन पे जाना है। प्लस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको स्टेट पीएससी में आपको आरपीएससी ऑप्शन दिखाई देगा। उस आरपीएससी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद में जैसे ही आप आरपीएससी को चूज कर लेंगे, उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है और आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद में आपको किस तरह का कोर्स लेना है, आपको 1 साल का कोर्स लेना है या 2 साल का कोर्स लेना है। जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू ही की है उन्हें मेरी राय ये है, ये मेरी एडवाइस है कि वो कम से कम 2 साल का कोर्स लें, जिससे वो प्रॉपरली अपनी चीज़ों को पहले पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और फिर रिवीजन कर पाएँ। तो 2 साल का आप कोर्स लेंगे और उस कोर्स को लेने के बाद में जो आपको एक यहाँ पे कोड अप्लाई करना होगा, ये कोड मेरे उन सभी दोस्तों का होगा, मेरे वो सभी दोस्त जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं, जिन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, वो पंकज सर, PANKAJSIR, पंकज सर जब वो कोड अप्लाई करेंगे तो उन्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 8,000 रुपये का आपका कोर्स है तो 10% डिस्काउंट यानी 800 रुपये का आपको उसमें डिस्काउंट हो जाएगा, आपका अमाउंट लेस हो जाएगा और बाकी की फीस आपको जमा करानी होगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स के लिए जो भी मेरे सारे दोस्त तैयारी चालू कर दी है, वो सभी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपके लिए हमारे पास टेलीग्राम में अनअकैडमी आरपीएससी को अगर आप एनरोल करेंगे, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस पर अनअकैडमी आरपीएससी डालेंगे तो वहां पे आपको हमारे सारे कंटेंट और नोट्स भी मिल जाएंगे। राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हर वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स क्रैक इट, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भागों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि जब संविधान बना था, संविधान को हमने अपनाया था, संविधान को जब हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, तब भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे। बाद में कुछ संशोधन करके कुछ भागों को और जोड़ दिया गया। सबसे पहला जो भाग है, भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारत का निर्माण होता है, भारत के राज्य क्षेत्रों का निर्माण होता है। आज की क्लास में हम इस भाग 1 को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो सभी दोस्त रेगुलरिटी बनाए रखें, निरंतरता के साथ पढ़ते रहें। भाग 2 में हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। किस प्रकार से हम भारत के नागरिक बनते हैं, किस प्रकार से किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है, किस प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, आप नागरिकता को त्याग सकते हैं, और नागरिकता देने का जो प्रावधान है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, किसके कंट्रोल में है, ये सारी बातें हम भाग 2 में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं कि 22 भागों में क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है हर भाग का। विस्तार से चर्चा जैसे आज हम भाग 1 के बारे में करने वाले हैं, उसी प्रकार से अन्य भागों के बारे में भी चर्चा हम आगे की आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो अभी आप की पॉइंट्स देख लीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए भागों के बारे में, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भाग 3 किस बारे में बात करता है? भाग 3 हम बार बार बात कर चुके हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत
क्यूरियोसिटी हो रही होगी, बहुत उत्सुक होंगे कि सर ये मूल अधिकार हम कब पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत जल्द इसी सप्ताह के अंत में हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। भाग 3 मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में भी मैंने आपको जब भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया था तब हमने इनके बारे में बात करी थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में हम पढ़ेंगे। बाद में संविधान में संशोधन करके भाग 4 के जोड़ दिया गया, जहां पे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब सभी दोस्त यहाँ पे रिवाइज करते रहे, ये हमने कहाँ से लिए थे? यूएसए के संविधान से। ये हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से। ये हमने कहाँ से लिए? यूएसएसआर, सोवियत संघ, रशिया के संविधान से। भाग 5 में हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, यूनियन के बारे में, केंद्र सरकार, वहाँ की कार्यपालिका, विधायिका और जो मशीनरी है उन सभी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। संसद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। भाग 6 में हम पढ़ेंगे राज्यों के बारे में। भाग 7 में हम पढ़ेंगे जो हमारी पहली अनुसूची है। आज अनुसूचियों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो पहली अनुसूची का जो भाग 6 है उसमें किस प्रकार के राज्यों का वर्णन दिया गया है, स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। भाग 8 में हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। भाग 9 में हम पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में। भाग 9 में हम पढ़ेंगे नगर पालिकाओं के बारे में। और भाग 9 में हम पढ़ते हैं सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद भाग 10 बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरियाज, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो हैं, जहां पे जंगलों में, फॉरेस्ट एरियाज में जो जनजातियां रहती हैं, अनुसूचित क्षेत्र जिन्हें घोषित किया गया है, उन क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इस प्रकार के क्षेत्र जिस प्रकार से आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, इन राज्यों में आपको इस प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अनुभाग 11 में हम बात करेंगे संघ और राज्य के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, संघ और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। भाग 12 बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, यानी जो भी वाद हैं उनके बारे में, वित्त के बारे में, संपत्तियों के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। भाग 13 बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड एंड कॉमर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें आप व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या नीति और नियम है, वो सब भाग 13 में दिया हुआ है। भाग 14 में हम देखते हैं संघ और राज्य के अधीन, यानी सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के अंडर में किस प्रकार से सर्विसेज को बांटा गया है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। भाग 14 का ही एक भाग है भाग 14 के, जहां पे हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे। अधिकरण एक प्रकार की न्यायिक संस्थाएं होती हैं ट्रिब्यूनल्स, जैसे एनजीटी के अगर बारे में आपने सुना हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरनमेंट संबंधित न्यायिक मामलों के बारे में विवादों का समाधान करता है। इश्यूज जो होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम भाग 15 में देखेंगे निर्वाचन, इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। भाग 16 में हम बात करेंगे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनके लिए कुछ विशेष नियम और कानून बनाए हैं, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। भाग 17 बात करता है राजभाषा, लैंग्वेजेस के बारे में। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस 352, 360, 356, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। भाग 19 मिसलेनियस, जिसमें काफ़ी सारी कुछ छोटी छोटी बातें डाल रखी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भाग 20 बात करता है संविधान के संशोधन के बारे में, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 मैंने आपको बताया था, उसके बारे में बात करेंगे। भाग 21 बात करता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध,
टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, और भाग 22 आखिरी में शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट और ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानकारी सिर्फ इसकी ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 22 भाग हैं जिनके बारे में हम इम्पॉर्टेंट जानकारियां आज से ही प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 के बारे में बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आपका बात करता है भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बात करता है। भारतीय संघ के जो राज्य हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, इनके बारे में बात करता है आपका प्रथम अनुसूची, या जिसे हम कहें फर्स्ट शेड्यूल। बात क्लियर है दोस्तों? तो भारतीय संघ के जो वर्तमान राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उन सब के बारे में बातें कहां पर लिखी गई है? उन सब के बारे में बातें लिखी गई हैं प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में। दूसरी अनुसूची बात करती है भारतीय राज्य व्यवस्था में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG। मैंने आपको बताया था इनके बारे में। इन सबको प्राप्त होने वाले वेतन, सैलरी, भत्ते और जो पेंशन इन्हें मिलेगी आफ्टर द रिटायरमेंट, तो इन सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात करता है संविधान की दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। बात क्लियर है दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है। जितने भी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन्स के बारे में बात की गई है शेड्यूल सेकंड में। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल बहुत सिंपल सी बात करता है भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों पर जो भी व्यक्ति पद ग्रहण करता है वो शपथ जो लेगा, उस समय शपथ लेते समय किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, उन सब के बारे में बताया गया है। शपथ यानी ओथ। देखा होगा आपने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी अपने पद को ग्रहण करने से पूर्व क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। बात क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट चौथी अनुसूची, विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों के बारे में। राज्यसभा में जो उनका प्रतिनिधित्व है, कल आपको मैंने बताया था 245 टोटल सीट्स है, जिसमें से 12 सीटों पे तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं? मनोनीत कर देते हैं, सीधे सीधे नॉमिनेट कर देते हैं। कि इन 4 क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया था, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है। बाकी के जो आपके बचते हैं 233 लोग। अब ये 233 जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किस प्रकार से होगा रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में बात की गई है चौथी अनुसूची के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवी अनुसूची बात करती है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अंदर किस प्रकार से प्रशासन किया जाएगा, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का होगा, वहां का नियंत्रण किस प्रकार से सरकारें अपने हाथ में रखेंगी, इन सब के बारे में बात की जाएगी पांचवी अनुसूची के अंदर। यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां जो उन क्षेत्रों में रहती हैं, वहां पर उसका प्रशासन किस प्रकार से होगा, उन पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा, उन सब के बारे में हम बात करेंगे पांचवी अनुसूची के अंदर। छठी अनुसूची बात करती है कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं भौगोलिक दृष्टि से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भौगोलिक और सांस्कृतिक।
ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, इनके यहाँ जो जनजाति क्षेत्र हैं वहां पे किस प्रकार से प्रशासन लगाया जाएगा, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा किया जाएगा, इस बारे में बात की गई है 6th शेड्यूल में, 6ठी अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार, उस सूची में जितने भी विषय दिए हुए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में जितने भी विषय दिए हुए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। लेकिन अगर कहीं राष्ट्रीय हित की बात आ जाए, नेशनल बेनिफिट्स की बात आ जाए, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आ जाए, तो ऐसे में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, वो हम जब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तब राज्यसभा को वो अधिकार दिए गए हैं कि किस प्रकार से राज्यसभा कुछ क्षेत्रों में लोकसभा को, सरकार को, केंद्र सरकार को यह अधिकार दे सकती है कि वो राज्यों के लिए कानून बना सके, कानून व्यवस्था का निर्माण कर सके। बात क्लियर है दोस्तों? संघ सूची यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची यानी राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन अगर कहीं राष्ट्रीय हित की बात आ गई, नेशनल बेनिफिट्स की बात है, तो उस राज्य सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेम सब्जेक्ट पर, किसी सेम विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने ही कानून बना दिया है तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, प्रभावी होगा। वहां पर राज्य सरकार का कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची, यहाँ पे भारतीय भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, जिसमें अब वर्तमान में 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को, एंड 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। बात क्लियर है दोस्तों? तो 8 नई भाषाएं जोड़ दी गई और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये 4 अनुसूचियां जो बाद में, यानी संविधान को जब हमने लागू कर दिया 26 जनवरी 1950, उसके बाद में संविधान में बदलाव करके, संविधान में संशोधन करके इन अनुसूचियों को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची, संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कभी भी पूछा जाए कि संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो उसके तहत 9वीं 9th शेड्यूल को जोड़ा गया 1951 के अंदर। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा उसके लिए क्या कानून होगा उसके बारे में बताया गया है। और इसमें टोटल 224 अधिनियम, 284 क्लॉज डाले गए हैं। और इस अनुसूची में जो जितने भी विषय सम्मिलित हैं उन्हें उस समय में जब ये अनुसूची डाली गई थी तब ये कहा गया था कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या करी कि अगर राष्ट्र हित से संबंधित या संविधान के मूल ढांचे से संबंधित अगर कोई विषय होगा तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई। और यहाँ पर राज्य के द्वारा जो संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाएगा उसमें क्या कानून होंगे उसके बारे में बताया गया है और 284 क्लॉज उसमें डाले जा चुके हैं। 10वीं अनुसूची बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसे हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया और इसमें दल बदल संबंधी एक कानून बना दिया। दल बदल हम देखते हैं, आज इस दल में तो कल उस दल में, कल उस दल में तो आज इस दल में।
तो ये समस्या 1985 से पहले यानी आजादी के बाद भारतीय राजनीति में प्रमुखता से देखी गई। एक व्यक्ति यानी कुछ लोग, इनको नाम दे दिया आया राम गया राम, आज इस दल के सदस्य हैं, कल उस दल में फायदा दिखा तो उस दल में कूद गए, फिर वापस इसमें दिखा दो वापस कूद करके आ गए। तो ऐसे में दल बदल कानून बनाया गया। उस कानून में कुछ प्रावधान दिए गए कि भैया अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य अगर किसी दूसरे दल में जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो अब 10 दल बदल में क्या होता है, कैसे होता है, कानून का प्रभाव क्या है, दल बदल कानून कैसे राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को दल को बदलने से, खुद की पार्टी को छोड़ने से रोकता है, कैसे वो उनमें एक डिसिप्लिन बनाता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब दल बदल कानून की बारी आएगी। अभी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, 10वीं अनुसूची मतलब, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर, 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल कानून। संविधान संशोधन बहुत जरूरी है, इसका याद रखना। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची, याद हो जाएगी, बार बार याद करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11वीं और 12वीं, 73वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1992 क्या जोड़ दिया गया संविधान में, पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ दिया गया और उनमें 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 1992 और शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन, जो नगर पालिकाएं और नगर निगम हम देखते हैं, इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए नगर पालिकाओं के लिए। तो 11वीं अनुसूची बहुत सिंपल, 11वीं और 12वीं, 11वीं अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाएं और शहरी क्षेत्रों के लिए 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। बात क्लियर है? 12 अनुसूचियां समझ में आ गई। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, 22 जो पार्ट्स हैं वो देख लिए, उनके अंदर कुछ में संविधान संशोधन करके जो पार्ट जोड़े गए, जैसे 9th है वो हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि आज हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। देखिए भाग 1 जो है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे देश का संविधान है उसमें जो अनुच्छेद हैं, जब संविधान बना था तब कुल कितने अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। इन अनुच्छेदों को हमने किस में बांट दिया, हमने इन्हें भागों में बांट दिया। तो भाग 1 में हम कौन से अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 1 से 4, यानी कि 1 से 4 जो अनुच्छेद हैं वो हमने कहाँ बांट दिए, हमने भाग 1 में बांट दिए। बात क्लियर है दोस्तों? तो अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। भाग 1 बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और अनुच्छेद 1 का जो पहला हिस्सा है वो कहता है भारत अर्थात इंडिया। भारत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, एक तो हम भारत बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंडिया बोल देते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, पहले इसको आर्यवर्त बोला जाता था, जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो बहुत सारे नामों से हमारा देश जाना जाता है क्योंकि विविधताओं से भरा राष्ट्र है, महान राष्ट्र है, विश्व गुरु रहा है और भविष्य में जल्द ही विश्व गुरु हम वापस से बन जाएंगे। तो भारत अर्थात इंडिया। तो अब संविधान सभा के सामने ये प्रश्न आया कि भैया नाम क्या रखें, भारत रखें या इंडिया रखें? तो संविधान सभा ने बोला कि दोनों ही रख लो, क्यों हम कन्फ्लिक्ट पैदा करें। तो अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो बात करता है, उसका पहला भाग कहता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ, यानी भारत के जो राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, इन सभी राज्यों से मिलकर के किसका निर्माण होगा, इन सभी राज्यों से मिलकर के निर्माण होगा भारत का, यानी मेरे इंडिया का निर्माण होगा, सभी राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी इज कॉल्ड इंडिया। ठीक है,
उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या कहता है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे हैं। पहली अनुसूची मैंने आपको दिखाई थी, भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। यहां पर इस अनुसूची में जिन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है वही दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भैया राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे पड़े हैं, वहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। तो जो पहली अनुसूची में मेंशन्ड हैं वो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। बात क्लियर है? पहला पॉइंट, भारत क्या है? राज्यों का संघ, सभी राज्यों से मिलकर बनता है भारत। दूसरा, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, स्टेट और इट्स टेरिटरी क्या होंगी, जो पहली अनुसूची में वहां मेंशन है। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया है। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, सभी जो राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके बारे में बताया गया है, यानी राज्य क्षेत्र को 3 भाग में बांट दिया। पहला, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र जो सभी पूर्ण राज्य हमें दिखाई देते हैं। दूसरा, पहली अनुसूची में जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, पता है ना आपको। जैसे अभी किसको बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 नई यूटीज जोड़ दी, ठीक है। चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार, इन सभी यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो पहली अनुसूची में मेंशन्ड है, सेकंड कैटेगरी उनको बना दिया। फर्स्ट में स्टेट एंड टेरिटरी, सेकंड में यूनियन टेरिटरी, और जो थर्ड पार्ट है वो राज्य क्षेत्र जो भारत में अब मिलाए जाएंगे, अर्जित किए जाएंगे या उन्हें मिला लिया जाएगा। तीसरे भाग में उन राज्यों के बारे में बांटा गया है जिनका एडमिशन या जिनका इस्टेब्लिशमेंट अब किया जाएगा, वर्तमान में नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी बात एक लाइन में ध्यान से सुनिएगा। आपको अनुच्छेद 1 के बारे में सिंपल सी जानकारी हासिल रखनी है। मैंने आपको थोड़ा विस्तार से बताया है। अगर कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके सवाल के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 क्या बात करता है? अनुच्छेद 1 बात करता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है ये? आर्टिकल 1। क्लियर हुआ? अनुच्छेद 1 में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ, यानी सभी राज्यों से मिलकर के निर्माण होता है भारत का। उसके बाद में मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई। सेकंड पॉइंट कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। फिर भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया। पहला, सिंपल, जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्र। दूसरा, जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज है, जैसे अभी 2 नई यूनियन टेरिटरी बना दी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उनकी टेरिटरी किस में आएगी? भारत के राज्य क्षेत्र में आएगी, क्योंकि भारत का ही तो हिस्सा है दोस्तों। यूनियन टेरिटरी किसका हिस्सा है? भारत के राज्य क्षेत्र का। बस उसको अलग अलग बांट दिया, एक स्टेट टेरिटरी बांट दी, दूसरी यूनियन टेरिटरी बांट दी, और तीसरी वो क्षेत्र जो अभी भारत की भूमि का हिस्सा नहीं है, जिन्हें अभी इस्टेब्लिश किया जाएगा या जिनका एडमिशन किया जाएगा, जिन्हें शामिल करा जाएगा, वो तीसरी कैटेगरी है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या बात करता है? अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में। अनुच्छेद 2 किस बारे में बात करता है दोस्तों? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो सीधी सी बात है, समझ गए होंगे, नए राज्यों का प्रवेश यानी कि भारत में जो वर्तमान में राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं, यानी जो पूरा भारत हमें अभी दिखाई देता है वर्तमान में, उसके अंदर हम नए राज्यों का प्रवेश करवाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे। यानी या तो प्रवेश करवाएंगे या स्थापना करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां क्या कहता है? संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर
जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना करवा सकेगी। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपके लिए इरेज कर देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा। चलिए, काफी है। ठीक है दोस्तों, देखिए, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों का क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। नए राज्यों की स्थापना, संघ। संघ क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, पहला पॉइंट हमने यहां देखा था, राज्यों का संघ। यानी भारत क्या है? राज्यों से मिलकर बना संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि भारत में हम क्या कराएंगे? नए राज्यों का प्रवेश करवाएंगे। भारत में हम नए राज्यों का प्रवेश करवाएंगे या फिर हम उनकी स्थापना करेंगे। तो इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है। नए राज्य मानी वो राज्य जो वर्तमान में भारत में नहीं है, उनका कोई नामो निशान भारत की भूमि में नहीं है, भारत के नक्शे पर उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो हम किसी नए राज्य को भारत में प्रवेश करवाएंगे या उसकी स्थापना करेंगे। तो यहां पे सवाल बनता है कि भैया ये काम करेगा कौन? तो ये काम करेगी संसद। कौन करेगी दोस्तों? संसद करेगी। तो सिंपल सा सवाल है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का जो प्रवेश कराया जाएगा, नए राज्यों की जो स्थापना कराई जाएगी, ये कौन कराएगा? ये कराएगी संसद, कानून बना करके शर्तों पर, अपनी शर्तों पे। यानी कि दोस्तों, विश्लेषण क्या निकल के आता है, एनालिसिस क्या होता है कि संसद को अधिकार दिया है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से, अपनी समझ बूझ के हिसाब से, अपने विवेकाधिकार के हिसाब से संसद भारत में नए राज्यों को प्रवेश और उनकी स्थापना करवा सकती है। अब प्रवेश और स्थापना दो बातें हैं, इनको समझिए आप। प्रवेश मतलब कोई चीज है जो पहले से एग्जिस्ट करती है, कोई चीज है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है और उस स्कूल में एक बच्चे को एडमिशन लेना है। अब बच्चा क्या करेगा? स्कूल में जाएगा एडमिशन लेने के लिए। क्या वो बच्चा उस स्कूल का स्टूडेंट है? क्या नहीं है, लेकिन बच्चा तो है। राहुल नाम का एक बच्चा है जिसको स्कूल में एडमिशन लेना है। तो स्कूल भी है और उसकी टेरिटरी भी है। उस स्कूल की टेरिटरी में एडमिशन किसको लेना है? राहुल को लेना है। तो राहुल स्कूल के बाहर, स्कूल के क्षेत्र के बाहर एग्जिस्ट करता है, यानी उस नाम का एक व्यक्ति है और एक बच्चा है। अब जब वो स्कूल में आएगा और वहां फॉर्मेलिटीज, अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, तो वो उस स्कूल के क्षेत्र का, उस स्कूल की टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये बात आपको पता है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ये मुझे विश्वास है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे ना हम, अनुच्छेद 3, उसमें भी हम नए राज्यों की बात करेंगे दोस्तों। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही क्या करते हैं? नए राज्यों की बात कर रहे हैं, न्यू स्टेट्स। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 2 में जो नए राज्य की हम बात कर रहे हैं, वो नया राज्य कौन सा है? वो नया राज्य वो है जो वर्तमान में भारत की जो राज्य क्षेत्र है, यानी इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है, उसका हिस्सा नहीं है। यानी वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं, जो संघ शासित क्षेत्र हैं, अभी वो भूमि हमारी नहीं है। यानी कि वो भूमि कहाँ है? वो हो सकता है भारत के बाहर हमारे पड़ोसी देश की भूमि हो, जैसे पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जो हमारे ही कश्मीर का हिस्सा है लेकिन अभी पाकिस्तान के पास में है।
बात समझ में आ रही है? ऐसे जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 1954 में हमने क्या किया था दोस्तों, फ्रांस को मिलाया, फ्रांस से सॉरी पुडुचेरी सॉरी 1954 में हमने क्या किया, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा माउस नीचे गिर गया था, इस कारण से डिस्टरबेंस हो गया है। चलिए अब देखिए, देखिए 1 मिनट दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, 1 सेकंड के लिए वेट करिएगा। हाँ दोस्तों, चलिए, थोड़ा सा गैप आ गया, बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं वापस। फ्रेश दिमाग के साथ एक बात सुनिए, जो बच्चे थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाग 1 के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 1 बहुत सिंपल सी बात करी थी हमने, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 बात करता है कि संघ, आर्टिकल 1 क्या है कि भारत और इंडिया, भारत किससे बनता है, राज्यों के संघ से मिलकर के बनता है, यानी सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र, सभी राज्य और राज्य क्षेत्रों से, संघ शासित क्षेत्रों से मिलकर के बनता है एक देश, जिस देश का नाम है भारत, मेरा इंडिया। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने राज्य क्षेत्रों की बात करी थी। अभी हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश के बारे में। तो अनुच्छेद 2 में जो नए राज्यों का प्रवेश कराया जाएगा वो कौन कराएगा, संसद करवाएगी, पहली बात, यानी अधिकार किसको है, संसद को है। अब यहां दो बात की जा रही है, प्रवेश की और स्थापना की। ठीक है, यहां पे भी नए राज्य की बात हो रही है, तो यहां पर एक कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूं। 2 और 3 में हम नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं, आर्टिकल 2 में भी नए राज्यों का निर्माण होगा और आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। आर्टिकल 2 में जो हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे वो राज्य क्षेत्र ऐसे होंगे जो वर्तमान में भारत की भूमि का हिस्सा नहीं है, यानी हमारी जो बॉर्डर है, इंडियन बॉर्डर, जो पूरी हमारी भारत की भूमि है, अभी वर्तमान में वो राज्य या वो भूमि हमारे क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो घर है उसका एक टेरिटरी है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है। तो अगर आप उसमें और कोई नया क्षेत्र मिलाना चाहते हैं, कोई और नया क्षेत्र अगर आप मिलाना चाहते हैं, लेकिन आप आपकी टेरिटरी से बाहर, यानी आपके पड़ोसी घर का कोई एरिया अगर आपके घर में मिला रहे हैं, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। और जब आप अपने ही घर की भूमि को काट करके 2 भाग में बांट देते हैं, आप अपने ही घर के जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो आर्टिकल 3 में आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि भैया हमें समझ में आ गया है। आप बोलेंगे सर हमें समझ में आ गया है कि आर्टिकल 2 में वो नए राज्य बनेंगे जो अभी वर्तमान में भारत की भूमि का, भारत की टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब हम हमारे पड़ोसी देश की भूमि को, जैसे कि सभी दोस्त खुश हो जाएंगे कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे देश का अगर हिस्सा बन जाएगा, इसका मतलब वो नया राज्य बनाएंगे हम जो वर्तमान में भारत भूमि का नहीं था लेकिन पड़ोसी देश की भूमि का था, जिसे हमने हमारे राज्य में मिला लिया। यानी वो क्षेत्र जो वर्तमान में भारत की भूमि का हिस्सा नहीं है, उसे हम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग मिला लेंगे और हमारा एक नया राज्य बना लेंगे या संघ शासित क्षेत्र बना लेंगे। आर्टिकल 3 में क्या होगा, आर्टिकल 3 में जो नए राज्य बनेंगे वो भारत की जो वर्तमान भूमि है, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान का कोई एक हिस्सा हम दूसरे राज्य को दे देते हैं, या राजस्थान के ही 2 हिस्से करके 2 नए राज्य बना देते हैं,
तो इस प्रकार से ये जो बनेगा, नए राज्यों का जो निर्माण होगा, क्योंकि राजस्थान ऑलरेडी हमारे राज्य क्षेत्र का हिस्सा है। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आर्टिकल 2 को थोड़ा सा और समझ लो कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी संसद को यह अधिकार है कि वो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवा सकती है, वो राज्य जो पहले से हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए दोस्तों, 1954 में हमने पुद्दुचेरी को किससे लिया? फ्रांस से। पहले पुद्दुचेरी किसके पास था? फ्रांस के पास था। 1961 में हमने गोवा दमन दीव को मिलाया। 1975 में हमने सिक्किम को मिलाया। तो इस प्रकार से ये तीनों क्षेत्र जो थे, पुद्दुचेरी फ्रांस के पास था, गोवा दमन दीव पुर्तगालियों के पास था। इन क्षेत्रों को, ये हमारे भारतीय क्षेत्र के अंदर तो थे, पर भारतीय हमारे पास नहीं थे, हमने इसे दूसरे देश से लिया। तो इस प्रकार से अगर हम हमारे देश के पास की कोई भूमि, यानी हमारी जो बॉर्डरिंग इस लैंड है, तो भारत के जो राज्य क्षेत्र का वर्तमान में हिस्सा नहीं है, लेकिन कोई पड़ोसी देश का हिस्सा है या कोई भूमि है जो हमारे राज्य क्षेत्र के पास है, अगर ऐसे राज्य को हम हमारे संघ में प्रवेश कराएंगे तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी कि वो हिस्सा, वो भूमि, वो क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं था, वो किसी पड़ोसी मुल्क का या पड़ोसी क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे अब हमने कहाँ मिला लिया? हमने भारत की भूमि में मिला लिया और हमने हमारा उसको नया राज्य या संघ शासित क्षेत्र बना लिया। तो अब ऐसे जो नए राज्य बनेंगे वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो प्रवेश किसका होगा? जो पहले से भूमि एग्जिस्ट करती थी या कोई क्षेत्र पहले से एग्जिस्ट करता था, जिसका कुछ नाम था, और जब स्थापना होगी, यानी कि कोई भी जो भूमि है, कोई भी जो प्लेस है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे अब स्थापित किया जाएगा, उसे जीरो से प्रारंभ करके, यानी प्रारंभिक रूप से उसे की नींव डाली जाएगी और उसे स्थापित किया जाएगा, तो उसे स्थापना बोलेंगे। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कौन करेगा? देखिए, आर्टिकल 2 में भी परिवर्तन कौन कर रहा था? संसद। आर्टिकल 3 में भी परिवर्तन कौन करेगा? संसद। यानी कि आर्टिकल 2 प्लस 3, इन दोनों में जो भी परिवर्तन होंगे वो संसद के द्वारा किए जाएंगे। बात क्लियर है क्या दोस्तों? अब इसमें क्या क्या बातें होंगी वो देखिए। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला के नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान का कोई क्षेत्र अलग करके किसी दूसरे को दे दिया, या राजस्थान को ही दो भागों में बांट दिया, या राजस्थान का एक क्षेत्र और पंजाब जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उन दो, राजस्थान का एक क्षेत्र और पंजाब का एक क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। तो सीधी सी बात यह है कि वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर से अगर कोई भी बंटवारा किया जा रहा है, उनमें से कोई क्षेत्र अलग करके कोई नया क्षेत्र बनाया जा रहा है या कोई नया राज्य बनाया जा रहा है, तो ऐसे राज्य जिनका निर्माण वर्तमान भारत के राज्यों से ही तोड़ करके या दो राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाएगा, तो वो नया राज्य आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, यानी पड़ोसी राज्य की, मान लीजिए पंजाब और हरियाणा पड़ोसी राज्य है, उनकी कोई भूमि हमारे राज्य में मिला दी तो राजस्थान राज्य का क्षेत्र बढ़ जाएगा, या राजस्थान का कोई हिस्सा पड़ोसी राज्यों को दे दिया तो कम हो जाएगा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, बॉर्डर्स में परिवर्तन और राज्य के नाम में भी परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल का नाम बदल के बांग्ला किया जाए, तो ये जो बांग्ला नाम किया जाएगा, ये नाम जो परिवर्तन किया जाएगा, ये भी अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बात समझ में अब आ गई होगी और आप बोल रहे होंगे कि सर समझ में आ गई। दो बात पढ़ी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, लेकिन अनुच्छेद 2 में
जो नए राज्य होंगे वो राज्य कौन से बनेंगे? जो वर्तमान में भारत की भूमि का हिस्सा नहीं है। हम भारत की भूमि के पास यानी पड़ोसी राज्य, सॉरी पड़ोसी देश यानी पड़ोसी क्षेत्र जो है, उनकी भूमि के किसी हिस्से को उठा करके हम भारत की भूमि का हिस्सा बना लेते हैं, उसे राज्य या संघ शासित क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये जो नया राज्य बनेगा ये आर्टिकल 2 में बनेगा। और आर्टिकल 3 में जो नए राज्यों का निर्माण होगा वो उन राज्यों का होगा जो वर्तमान में हमारी भूमि का हिस्सा है। वर्तमान में जो भारत के राज्य हैं उनको तोड़ मरोड़ के या दो राज्यों की किसी भूमि को मिलाकर के अगर हम नए राज्य का निर्माण करते हैं तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे तो भी किसके अकॉर्डिंग होगा? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही होगा। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 के हमने अंदर जो बात करी है इसमें कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, अब आर्टिकल 3 में संसद जो नए राज्य का निर्माण करेगी, तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि सर आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो नया राज्य बनाया जाएगा वो भारत की भूमि में वर्तमान में जो राज्य उपस्थित हैं उनमें से तोड़ मरोड़ करके बनाया जाएगा। क्लियर है? तो संसद अगर किसी भी प्रकार का विधेयक लेकर के आती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्य के निर्माण की बात करती है या उस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की बात करती है या उस राज्य के नाम में परिवर्तन की बात करती है, उसके लिए उसे संसद में पहले एक विधेयक लाना पड़ेगा। लेकिन वो विधेयक लाने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? राष्ट्रपति से। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी अगर परिवर्तन होगा उसके लिए जो भी विधेयक लाया जाएगा या कोई अध्यादेश लाया जाएगा उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब राष्ट्रपति जब अनुमति देगा, साथ साथ राष्ट्रपति जिस राज्य के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है, मान लीजिए कि राजस्थान और पंजाब की क्षेत्रों को मिलाकर के एक नया राज्य का निर्माण किया जाना है या राजस्थान का कोई राज्य क्षेत्र पंजाब या हरियाणा को दिया जा रहा है, तो जो ये परिवर्तन होंगे वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में होंगे। तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उन राज्यों में जिनके अंदर परिवर्तन होने वाला है उस विधेयक को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? ये बताने के लिए भेजेंगे कि आपके राज्य क्षेत्र में हम कुछ परिवर्तन करने वाले हैं और एक समय सीमा, टाइम लिमिट निर्धारित कर देंगे कि इस समय सीमा में आपको जवाब देना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि राज्यों में परिवर्तन से रिलेटेड जो विधेयक आएगा वो पहले तो राष्ट्रपति की परमिशन से आएगा, फिर राष्ट्रपति उसे उस राज्य के पास भेज देगा जहां परिवर्तन किया जाना है और उसमें एक टाइम लिमिट होगी। बात क्लियर है? और फिर वो विधेयक कहां पहुंचेगा? संसद में पहुंचेगा। बात क्लियर है क्या? अब यहां बात आती है, आप बोलेंगे सर जिस राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है अगर उसने उस टाइम फ्रेम में अगर उस विधेयक को वापस नहीं भेजा तो, या उसने अपनी परमिशन दी या नहीं दी तो, कि वो चाहता है परिवर्तन करना या नहीं चाहता, तो भैया सिंपल सी बात है, वो टाइम लिमिट में अगर वापस नहीं भेजेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति जी उसे मंगवा लेंगे और संसद में वो पहुंच जाएगा। बात क्लियर है? तो राष्ट्रपति की अगर परमिशन मिल गई तो राष्ट्रपति सिर्फ एक बार फॉर्मल तरीके से जानकारी देने के लिए उस विधेयक को उस राज्य के पास भेज देगा। अब राज्य उसे टाइम लिमिट में भेजता या नहीं भेजता है, वो विधेयक कहां पहुंच जाएगा? एक टाइम लिमिट के बाद में वो संसद में पहुंच जाएगा। और अगर वो राज्य उसमें परमिशन देता है या नहीं देता है, इट्स डजंट मैटर। राज्य की परमिशन या नहीं देना या नहीं देना कहीं मैटर ही नहीं करता है। ये सब सिर्फ किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये सब संसद के अधिकार क्षेत्र में है। जो ये ऊपर मैंने संसद लिखी है ना, ये यहां संसद लिखी है, ये सब संसद के अधिकार क्षेत्र में है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? यानी कि वर्तमान में जो भारत की भूमि है, जो राज्य क्षेत्र हैं,
अगर उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है, चाहे वो नाम में परिवर्तन हो, चाहे सीमाओं में परिवर्तन हो, चाहे भारत के 2 नए राज्यों को मिलाकर के कोई नया राज्य बनाया जाना हो, या एक राज्य को तोड़ के नया राज्य, जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके हमने बनाया छत्तीसगढ़, बिहार से अलग करके बना दिया हमने झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया। तो ये जो नए राज्यों का निर्माण हुआ ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इस नए निर्माण का जो पूरा अधिकार है वो संसद के पास में है। संसद क्या करती है, एक विधेयक लाएगी सरकार, लेकिन राष्ट्रपति से परमिशन लेगी, राष्ट्रपति उसकी एक कॉपी उस राज्य के पास भेज देगा, लेकिन राज्य का अनुमति देना या नहीं देना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। फिर संसद के पास जब विधेयक पहुंच जाएगा तो अब संसद को अधिकार है, वो जिस भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहती है वो कर सकती है। मान लीजिए कि उस विधेयक में संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, तो अब आप बोलेंगे सर संशोधन किया है यानी बदलाव किए हैं, तो जो वो बदलाव किए हैं क्या वापस उस राज्य को बताना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा, राज्य को बताना नहीं पड़ेगा। संसद बताती है तो ठीक है, नहीं बताती है वो सिर्फ एक फॉर्मल इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया आपके राज्य में हम ये परिवर्तन करने वाले हैं, जानकारी तो दी जाएगी। देखो दोस्तों, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, केंद्र और राज्य के बीच में लोकतांत्रिक संबंध है, जानकारी तो संसद के द्वारा उस राज्य को जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है उसे दी जाएगी। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि उस राज्य का परमिशन देना या नहीं देना मैटर करता है, तो दिमाग से डाउट क्लियर कर देना। राज्य को बस बता देगी संसद, राज्य से कोई अनुमति नहीं लेगी कि राज्य की परमिशन पर डिपेंड है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। संसद के जो मन में आएगा, संसद के जो अधिकार क्षेत्र में है, संसद को जो अधिकार दिया है वो उसका पूरी तरह से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। बस वो जो भी कार्य करे वो संविधान के अंतर्गत रह करके करे। अगर संविधान के अंतर्गत रह करके नहीं करेगी तो मैंने आपको बताया है, संविधान के अंतर्गत अगर काम नहीं होगा तो फिर वो न्यायिक पुनराविलोकन का विषय बन जाएगा और फिर वो मामला न्यायालय में चला जाएगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी अनुच्छेद। अब देखिए, आपने देखा कि अनुच्छेद 2 और 3 में हमने परिवर्तन किए और काफी सारे परिवर्तन किए हैं। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए हैं उसमें हमने कोई भी संविधान में संशोधन नहीं किया है। यानी कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा साधारण विधि के अंतर्गत किए गए परिवर्तन हैं। एक नॉर्मल लॉ यानी एक जो पार्लियामेंट्री लॉ है उसके अकॉर्डिंग किए गए परिवर्तन हैं। ये किसी भी प्रकार के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, अनुच्छेद 4 में हमने जो भी अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए हैं वो संविधान संशोधन नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत परिवर्तन नहीं है, ये साधारण बहुमत के द्वारा साधारण प्रक्रिया, नॉर्मल प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंतर्गत किए गए परिवर्तन हैं। इनमें किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आज हमने संविधान के भाग देखे, अनुसूचियां देखी और भाग 1 का अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 हमने देखे। ठीक है, अब आपके लिए मेरे पास होमवर्क है कि आप एक तो जो भागों के नाम है वो याद करेंगे, अनुसूचियों के बारे में याद करेंगे 12 अनुसूचियां, और ये भाग 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इन्हें ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है बातें सीधे सीधे क्लियर नहीं हो रही होंगी, इसलिए आपको क्या करना है, आज आपको इस क्लास को ध्यान से सुनना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको सुनना है सुनिए, समझिए। कल की जब क्लास शुरू होगी उससे पहले मैं आपको 10 मिनट का एक शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा और इस बात को वापस समझाऊंगा। तो आज की बात जब हम कल वापस समझेंगे तो पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, पंकज सर कोड यूज लीजिए,
10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे सारे कोर्सेज और मेरे सारे दोस्तों के द्वारा जो कोर्सेज बनाए जा रहे हैं वो मिलेंगे। रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर क्लासेस मिलेंगी, क्विजेज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को आज ध्यान से पढ़िए। कल वापस इसके बारे में छोटा सा रिवीजन करेंगे। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।